नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। साथ ही बताएंगे कि गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 3 के तहत 1 अगस्त से गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत होगी। इसके अलावा आपको बताएंगे देश में कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है, जो कुल मामलों का करीब 2/3 है। बीते 24 घंटों के दौरान और 32,500 मरीजों के स्वस्थ होने से कोविड-19 मरीजों की ठीक होने की दर 64.43% हो गई है। इसके अलावा देश और दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में रोजाना करीब 34,000 कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं। कोरोना वायरस के ठीक हो चुके मामले सक्रिय मामलों से 1.9 गुना ज्यादा हैं। कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट में सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। अप्रैल में यह दर 7.58% थी, जो आज 64.4% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इन राज्यों में दिल्ली का रिकवरी रेट 88%, लद्दाख का 80%, हरियाणा का 78%, असम का 76%, तेलंगाना का 75%, तमिलनाडु और गुजरात का 73%, राजस्थान का 70% और मध्य प्रदेश का 69% है। भारत में अब तक 10 लाख पेशेंट्स कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखेंगे कि 4 जून को लगभग 1 लाख पेशेंट्स रिकवर हुए थे, ठीक हो गए थे। फिर आगे अगर आप देखें तो लगभग 25 जून के लगभग 3,47,978 पेशेंट्स रिकवर हुए और आज सुबह का आंकड़ा अगर देखें तो 10,20,000 से अधिक पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं, भले चंगे हो गए हैं, अपने अपने घरों पर चले गए हैं। कोविड-19 के मामले में भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। देश के 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना मृत्यु दर राष्ट्रीय दर 2.21% से भी कम है। असम, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा और झारखंड में मृत्यु दर 1% से भी कम है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है, जो कुल मामलों का करीब 2/3 है। बीते 24 घंटों के दौरान और 32,500 मरीजों के स्वस्थ होने से कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 64.43% हो गई है। वहीं 52,000 नए मामले सामने आने के साथ ही अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,83,000 से ज्यादा हो गई है। इसमें 5 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। देश में 5,28,242 एक्टिव केस हैं। हम बार बार दोहराते हैं कि भारत का कोविड-19 केस लोड ये 5,28,000 केस हैं। भारत का एक्टिव केस लोड वो ऐतिहासिक संख्या नहीं है 15.5 लाख या जो भी कुल संख्या है, क्योंकि उसमें तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर घर चले गए। तो ये 5,28,000 वो लोग हैं जो कि अभी भी या तो अस्पतालों में हैं या घर में होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर के तहत हैं। केंद्र और राज्य सरकारें टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। देश में प्रति 10 लाख पर परीक्षणों की संख्या बढ़कर करीब 13,000 हो गई है। इससे मृत्यु दर को कम स्तर पर बनाए रखने में भी मदद मिली है और मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है। अब CFR 2.20% पर आ गई है, जो 1 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। आज जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 52,123 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 775 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना
कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 15,83,792 हो गई है। कोरोना से अब तक करीब 35,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 10,20,582 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,28,242 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,81,00,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 4,46,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। अगर आप कुल टेस्ट की संख्या देखें तो 88 लाख थे और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 1,81,90,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। आप ये पाएंगे कि एक महीने में लगभग 1 करोड़ टेस्ट हमने ज़्यादा किए। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने देश भर में 1400 लैब्स बनाई, जिनका ब्यौरा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 907 सरकारी लैब्स हैं और 414 प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स हैं। अगर आप कल देखें तो एक दिन में 4,46,000 टेस्ट हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 5,28,000 के पार हो गए हैं। क्षेत्रवार अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 2 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले दक्षिण राज्यों में हैं। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसके बाद पश्चिमी राज्यों में 1,70,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा केस हैं। कोरोना के मामलों को क्षेत्रवार के हिसाब से देखें तो उत्तरी राज्यों में उत्तर प्रदेश में 77,000 से ज्यादा मामले हैं, जिसमें एक्टिव मामले 30,000 के करीब हैं, जो कुल मामलों का 38% हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,33,000 से ज्यादा केस आए हैं, लेकिन अब 10,770 मामले ही सक्रिय बचे हैं। पूर्वी इलाकों में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 19,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का 30% हैं। ओडिशा में 10,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। पश्चिमी क्षेत्र में अकेले महाराष्ट्र में 1.5 लाख कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का 36% हैं। वहीं गुजरात में 13,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस आए हैं। देश में मध्य इलाकों में 38,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 30,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इसमें 8,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहाँ 33% एक्टिव केस हैं। दक्षिण राज्यों में करीब 3 लाख मामले सामने आए हैं। इनमें कर्नाटक में 67,000 से ज्यादा सक्रिय केस सामने आए हैं, जो कुल मामलों का 60% है। आंध्र प्रदेश में 63,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में 57,000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारत में वैक्सीन विकसित करने का काम तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत की 2 कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में पहुंच चुकी हैं। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आज कोरोना महामारी के खिलाफ विज्ञान में नए और नीतिगत विचारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें वैक्सीन पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने साथ ही बताया कि कोविड के खिलाफ दुनिया भर में चल रही वैक्सीन की खोज में भारत भी अपना अग्रणी स्थान बनाए हुए है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया, वैक्सीन को विकसित करने में भारत की 2 कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में पहुंच चुकी हैं। कोविड-19 उन्मूलन के लिए CSIR प्रौद्योगिकियों के संग्रह का आज विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 का अच्छे से मुकाबला किया है और आज दुनिया में सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट 64% से ज्यादा और सबसे कम मृत्यु रेट 2.2% के करीब है। जो वैक्सीन की खोज की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें भी भारत के वैज्ञानिक, डॉक्टर, सब लोग मिलकर एकदम दुनिया में किसी से हम पीछे नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता है कि दुनिया में 200 वैक्सीन के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां पर जो वैक्सीन की खोज में जो लड़ाई है वो क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंच गई है। उसमें कोई एक ऑक्सफोर्ड में हो रहा है जिसके ट्रायल ब्राज़ील में हो रहे हैं, कोई एक चाइना में हो रहा है। तो हम भी किसी से पीछे नहीं है। हमारे भारत के अंदर भी हमारी भारत की 2 अपनी कंपनियां और हमारे वैज्ञानिक मिलकर जो है वैक्सीन की खोज में क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेज में पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन का ट्रायल 8 स्थानों पर 1,150 लोगों पर हो रहा है और दूसरी वैक्सीन का ट्रायल 5 स्थानों पर 1,000 लोगों पर हो रहा है।
एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी वर्तमान में लगभग 1150 सब्जेक्ट्स पर चल रहा है। 8 साइट्स हैं, यानी 8 पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जहां ये ट्रायल चल रहे हैं। दूसरी वैक्सीन है जो 1000 सब्जेक्ट्स पर इस्तेमाल की जा रही है देश के भीतर, और ये 5 साइट्स पर इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी कहनी महत्वपूर्ण है, और पूर्व में इसको DG ICMR कह चुके हैं कि जब भी कोई वैक्सीन डेवलप होती है, चाहे भारत के भीतर या भारत के बाहर, क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब भारत है, तो भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में रहेगी, चाहे वो स्वदेशी वैक्सीन हो या विदेशी वैक्सीन हो। इस बीच केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विशेषज्ञ पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उसके आवेदन पर स्पष्टीकरण मांगा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारतीय दवा महानियंत्रक से अनुमति मांगी थी। वहीं ICMR ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। इसमें अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक डॉक्टर एंथनी एस फॉसी के अलावा कई विशेषज्ञ शामिल हुए। इस दौरान विशेषज्ञों ने वैक्सीन के विकास में चल रही प्रक्रिया और आगे की चुनौती पर चर्चा की। कोविड से लड़ने के लिए दुनिया के कई देश 200 से ज्यादा वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहे हैं। वहीं रूस ने भी दावा किया है कि जल्द ही उसकी वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 3 के तहत 1 अगस्त से गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत होगी। स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। रात्रि में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधियां शुरू किए जाने के लिए बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इनमें योगा संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और कोविड-19 के प्रसार पर रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऐसे ही अन्य केंद्र बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की भी अनुमति नहीं होगी। हालात के आकलन के आधार पर इन गतिविधियों को खोलने की तारीख अलग से निर्धारित की जाएगी। सामाजिक दूरी और मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल्स के पालन के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए अनुमति होगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को अनुमति दी गई है। इसे आगे और खोलने की प्रक्रिया जांच परख के बाद ही बढ़ाई जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हालात के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अनलॉक 3 के लिए जारी नए दिशा निर्देश के बीच कई राज्यों ने अपने यहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में लॉकडाउन अगले 1 महीने तक बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन रविवार के दिन भी रहेगा। सभी प्रमुख प्रतिबंध जारी रहेंगे, हालांकि इनमें कुछ मामूली छूट दी गई है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य की ओर से घोषित नए दिशा निर्देशों के तहत मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को 5 अगस्त की सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कार्य करने की अनुमति दे दी गई है। महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू बना रहेगा। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और संक्रमण की दर को समझने के लिए 3 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल और उज्जैन में सीरो सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के कारण कुछ जिलों में फिर से आंशिक और पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पिछले 1 सप्ताह से राज्य में हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है।
देश भर में फैले कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को श्रद्धालुओं के लिए 15 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। उधर त्रिपुरा में राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन 4 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा है कि कोरोना की महामारी से निपटने के लिए हफ्ते में 3 दिन का लॉकडाउन पर्याप्त नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस में नया सुप्रीम कोर्ट भवन भारत मॉरिशस सहयोग का प्रतीक है। भारत के लिए विकसित सहयोग का मूल सिद्धांत अपने सहयोगियों का सम्मान करना है। इसलिए विकास के मामले में भारत का सहयोग पूर्व शर्तों के बंधन से मुक्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन के शुभारंभ के मौके पर भारतीय विदेश नीति के इस सिद्धांत को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भागीदार देशों के साथ भारत का संबंध पारस्परिक विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित है। India's approach to development is mainly human-centric. We want to work for the welfare of humanity. History has taught us that in the name of development partnerships, nations were forced into dependence partnerships. It gave rise to colonial and imperial rule. It gave rise to global power blocks, and humanity suffered. Friends, India is making development partnerships that are marked by respect, diversity, care for the future, sustainable development. कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मॉरिशस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी अदालतों को अहम स्तंभ मानते हुए उनका सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री ने सागर सुरक्षा दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। It was in Mauritius that I had first spoken about India's vision of Sagar, security and growth for all in the region. This is because Mauritius is at the heart of India's approach to the Indian Ocean region. And today, I want to add that Mauritius is also at the heart of India's approach to development partnerships. कार्यक्रम में मॉरिशस की न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य और दोनों देशों के अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस सरकार को कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए बधाई दी। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ से मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। I wish to heartily thank Prime Minister Shri Modi ji for demonstrating once again that Mauritius is very close to his heart by accepting to spare some of his precious time to be live with us for the inauguration of the Mauritius new Supreme Court, despite the crisis and urgencies related to the COVID-19 pandemic. मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये भवन 2016 में मॉरिशस को भारत सरकार के 35 करोड़ 30 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 5 परियोजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने 2019 में मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मॉरिशस में भारतीय सहयोग से तैयार नए सुप्रीम कोर्ट भवन के उद्घाटन पर खुशी जताई है। उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा कि भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता से निर्मित ये भवन भारत मॉरिशस के बीच प्रगाढ़ संबंधों का प्रतीक है। इस उपलब्धि के लिए उपराष्ट्रपति ने भारत और मॉरिशस की सरकारों का अभिनंदन किया। भारत और मॉरिशस के बीच सदियों के पारंपरिक सांस्कृतिक संबंध हैं। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इन मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने के सरकार के फैसले को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति बच्चों और युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात की। उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा कि नई शिक्षा नीति में मूलतः विद्यार्थी केंद्रित है और इसमें शिक्षा को संपूर्णता में देखा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें आवश्यक लचीलापन भी है जिससे भारत एक जीवंत नॉलेज सोसाइटी के रूप में उभरेगा। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति का मूल भारतीय समाज में ही निहित है, साथ ही विश्व भर से श्रेष्ठ विचारों और शिक्षा पद्धतियों को भी स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की विविधता और स्थानीय संदर्भों को शिक्षा में स्थान देने के लिए नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और अन्य भाषाओं को सीखने पर जोर दिया गया है। साथ ही भारत की प्राचीन भाषाओं के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में विहंगम विश्व दृष्टि विकसित हो सकेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नैतिक और मानवीय मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं पर विशेष ध्यान से विद्यार्थी भविष्य के एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में विकसित होंगे और समाज में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति मूलतः भारतीय होते हुए भी वैश्विक मानवता के लिए प्रासंगिक है और विश्व भर से कल्याणकारी सद्विचारों का स्वागत है, इस भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता थी और नई शिक्षा नीति में इस सामयिक कदम से प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। युवा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों से देश में साक्षरता का विकास होगा। नई शिक्षा नीति में शोध अनुसंधान पर बल दिया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तकनीकी के उपयोग, विभिन्न विषयों के बीच परस्पर सहयोग, सामंजस्य और संवाद, शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये सभी सम्मिलित रूप से देश के शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि नई शिक्षा नीति में शिशु शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है और शिशु शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़कर देखा गया है। उपराष्ट्रपति ने इस बहुप्रशिक्षित नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन और उनके सहयोगियों का उनके प्रयासों के लिए अभिनंदन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े नीति दस्तावेज सौंपे। रमेश पोखरियाल निशंक ने उपराष्ट्रपति को नई शिक्षा नीति की विशेषताओं से भी अवगत कराया। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन और संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली की बेहतर समझ के लिए विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक सामग्री दी जाएगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने ये बात कही। राज्यसभा के लिए चुने गए 61 सदस्यों में से 45 ने 22 जुलाई को शपथ ली है। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन के नियमों, प्रक्रियाओं और आचरण के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। शपथ ग्रहण के दौरान भी राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचितों से कानून निर्माताओं के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सदन के नियमों और प्रक्रियाओं को बनाए रखने का आग्रह किया था। Oath taking ceremony was unique and first of its kind, and this was to be held during this COVID days, and it was a challenge for the Secretariat. Eventually 45 members came and took oath in the house. The oath was taken inside the house, and every bit of the social distancing norms were followed. The new members are generally very receptive. When they come here, they are initially at least very receptive to whatever is explained to them or whatever is told to them, and therefore the Honorable Chairman chose this occasion to emphasize upon them that they should believe
in not disrupting the House, but in participating in the activities of the House. He referred to several publications of the Rajya Sabha to which they should go through. They should also read the debates which have taken place in the House, and also see what the role of the Rajya Sabha is, what the role of Lok Sabha is. They should know everything, and this was actually taken very spiritedly by the members of the House. राज्यसभा महासचिव ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर राज्यसभा सचिवालय ने सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान खास इंतजाम किए थे, जिसमें सभी आवश्यक नियमों पर विशेष ध्यान दिया गया था। After oath taking, they used to go around the chairman from his back. First greet him, then go at the back, greet other members, and then sign, and then again greet, and then go to the seats. So this time we sort of requested them not to do this, and so they had to take the oath, greet the chairman from that position itself, sign, and then greet the members from there itself, and then go to their seats. So social distancing norms were followed. संसद के आगामी मॉनसून सत्र के आयोजन को लेकर राज्यसभा के महासचिव ने बताया कि इस बारे में विचार विमर्श लगातार जारी है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सचिवालय को दिल्ली में आवंटित जमीन का कब्जा देने में देरी को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने चिंता जताई है। सभापति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव से इस मामले में स्थिति की समीक्षा करने और शीघ्र समाधान करने के लिए कहा है। राज्यसभा सचिवालय को 2003 में आरके पुरम इलाके में 8,700 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया गया था, जिसका कब्जा मिलना अभी भी बाकी है। इसी सिलसिले में सभापति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को एक अहम बैठक की। इस बैठक में राज्यसभा सचिवालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, भूमि और विकास कार्यालय, कानूनी मामलों से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। सभापति ने अधिकारियों से राज्यसभा सचिवालय को आवंटित भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मामले में पहले ही काफ़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों समेत सभी बकाया मुद्दों को हल करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं। सचिवालय को आवंटित कुल 8,700 वर्ग मीटर भूमि में से 4,384.25 वर्ग मीटर भूमि पर कुछ एनजीओ समेत विभिन्न संगठनों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। बाकी के 1,193.54 वर्ग मीटर भूमि के हिस्से पर अनाधिकृत झुग्गियां बन गई हैं। योजना के मुताबिक एक बार सचिवालय को भूमि पर पूरी तरह से स्वामित्व मिल जाए तो इस जमीन पर राज्यसभा टीवी के भवन और राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसरों का निर्माण कराया जा सकेगा, जो काफ़ी समय से प्रतीक्षित है। इस निर्माण कार्य के बाद सरकार को काफ़ी वित्तीय बचत होगी। सभापति ने इस बात का भी उल्लेख किया कि 2003 में ही इस भूमि को लेने और झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास के लिए राज्यसभा सचिवालय की तरफ से 1,25 लाख रुपए खर्च किए गए थे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा टीवी अपने संचालन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारत के लिए पहले 30 करोड़ रुपए का सालाना किराया दे रहा था, लेकिन उनकी तरफ से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के साथ इस मुद्दे पर चर्चा के बाद सालाना किराए को घटाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि किराए के रूप में 15 करोड़ की रकम काफ़ी ज़्यादा है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस पूरे मामले में कानूनी मसलों को सुलझाने के लिए राज्यसभा सचिवालय को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रमुख बैंकों और गैर वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों और हितधारकों के साथ मिलकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। चर्चा में देश के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका पर मंथन किया गया। बैंकों से कहा गया कि वो लेन देन के लिए ग्राहकों को रुपए और यूपीआई जैसे माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। गांव के किसान और छोटे कारीगर को आज भी जब पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक या किसी गैर वित्तीय संस्थान में जाने से हिचकता है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों और गैर वित्तीय संस्थानों से इसी हिचक को दूर करने के लिए कहा। उन्होंने इन संस्थानों से आत्ममंथन और अपनी कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने को कहा
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्ज मिल सके। बैठक के बाद तय किया गया कि कर्ज के लिए आए प्रस्तावों का एक ही मापदंड से आंकलन किया जाए। प्रस्तावों की योग्यता के आधार पर उन्हें कर्ज मुहैया कराया जाए। पिछले डूबे कर्ज के कारण किसी को जिंदगी भर के लिए नए कर्ज से महरूम न रहना पड़े। बैंकों को तकनीकी रूप से आगे बढ़कर केंद्रीकृत डेटा के लिए फिनटेक जैसे प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहिए। उन्हें ग्राहक से संबंधित सूचनाओं को डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर उनसे एक लंबा रिश्ता कायम करना होगा। इससे न केवल कर्ज देने में आसानी होगी, बल्कि कर्ज देने में लगने वाली लागत भी कम होगी और धोखाधड़ी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। बैठक में कोविड-19 के कारण पैदा हुई स्थिति में एमएसएमई सेक्टर को आपातकालीन कर्ज की सुविधा, अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की नकद की जरूरत पर भी विचार किया गया। इस मौके पर सरकार ने बैंकिंग उद्योग को भरोसा दिलाया कि इस कठिन परिस्थिति में वो उनके साथ है और बैंकिंग क्षेत्र की सहायता और विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालात और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी की अगुवाई में इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश और कई अन्य राज्यसभा सदस्य मौजूद थे। बैठक में कोरोना महामारी से संबंधित हालात, राजस्थान के राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति, आगामी मॉनसून सत्र, लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 40 है, जबकि लोकसभा में पार्टी के सांसदों की संख्या 52 है। कुछ दिनों पहले ही सोनिया ने कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक की थी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें राज्यसभा टीवी। नमस्कार।